गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे धारिता के बारे में और लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था कि विद्युत धारिता क्या होती है, कैसे इसका मात्रक होता है, क्या इसका विमीय सूत्र होता है। इसी कड़ी में आगे अपने आज बात करने वाले हैं कि संधारित्र क्या होता है। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से ऑलमोस्ट 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार फंस जाता है। तो एक्चुअल में ये संधारित्र होगा क्या? संधारित्र एक विद्युतीय युक्ति होती है जो क्या काम करेगी कि किसी भी चालक की धारिता को बढ़ाने का कार्य करती है। यानी कि एक ऐसी विद्युतीय युक्ति जो किसी चालक की धारिता को बढ़ाने का काम करती है वो संधारित्र कहलाती है। अब ये संधारित्र काम कैसे करता है? एक्चुअल में हमने विद्युत धारिता के बारे में देखा था कि C बराबर Q/V होता है। अब लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किसी चालक की जो धारिता होती है वो उस चालक के आवेश और उस चालक के विभव पे निर्भर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये होता है कि Q समानुपाती V, अर्थात यदि हम किसी चालक का आवेश बढ़ाते हैं तो समानुपाती रूप से विभव में भी वृद्धि हो जाती है। अतः इन दोनों में समानुपाती रूप से एक समान परिवर्तन होता है और ये दोनों एक दूसरे के परिवर्तन को नष्ट कर देते हैं। अतः इन दोनों का परिवर्तन एक दूसरे के द्वारा निरस्त हो जाएगा तो C के मान पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर के बात ये हो गई कि किसी भी चालक की धारिता है वो Q और V के ऊपर डिपेंड नहीं होती। लेकिन यदि हम किसी भी प्रकार से इनमें से एक राशि को नियत रखें और दूसरी राशि को परिवर्तित कर दें, उस केस में C का मान चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे अपने फर्स्ट पॉइंट की बात कर लें कि हमने क्या किया, हमने Q को नियत रख लिया। Q को यदि हमने नियत रखा, V में हमने कमी कर दी, विभव में कमी कर दी, ये नियत है। V में कमी कर दी तो V में कमी होने पर C के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि नियत आवेश की स्थिति में जो धारिता होती है वो विभव के व्युत्क्रमानुपाती बन गई। तो उस केस में धारिता C के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। सेकंड केस अपने पास ये भी बन सकता है क्या कि अपने इस बार नियत रखेंगे V को नियत रखोगे। सो हमने क्या किया, V को नियत रखा और Q में परिवर्तन कर दे, Q में वृद्धि कर दे, आवेश में वृद्धि कर दे। उस केस में क्या होगा कि यदि V नियत है और आवेश को यदि आप बढ़ाते हो तो धारिता जो है वो आवेश के समानुपाती है। तो Q में वृद्धि करने पर धारिता के मान में भी क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो कुल मिलाकर के आप इन दोनों में से किसी भी एक राशि को नियत रखते हो और दूसरी में चेंज करते हो तो धारिता का मान भी चेंज हो जाता है। तो अब संधारित्र क्या करता है? संधारित्र इन दोनों में से इस पहले वाले टॉपिक को हैंडल करता है, इसके ऊपर काम करता है। क्यों? क्योंकि यदि सबसे पहले अपने बात कर लें इस दूसरे वाले केस की कि हम V को नियत रख लें, Q को बढ़ा दें, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात ये बता दूं कि जैसे कोई भी चालक पदार्थ है, वो चालक पदार्थ कितनी मात्रा में आवेश लेगा उसके आवेश ग्रहण करने की कैपेसिटी फिक्स होगी। जैसे अपने पास है कोई बाल्टी है 10 लीटर की, उसमें पानी है वो 10 लीटर ही आ सकता है। मतलब ये हो गया कि उस बाल्टी की जो धारिता है, जो कैपेसिटी है वो नियत है, मैक्सिमम 10 लीटर्स की हो गई, 10 लीटर की हो गई। उससे 10 लीटर से ज़्यादा पानी हम उसमें नहीं डाल सकते। ठीक उसी प्रकार से अपने पास कोई भी चालक पदार्थ होता है, उसके अंदर जो आवेश समाहित होगा उसकी भी एक फिक्स मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उससे ज़्यादा हम आवेश को उसको नहीं दे सकते। और यदि हम उस चालक को आवेश ज़्यादा देना चाहते हैं उस केस में हमें क्या करना होगा, उसके साइज को, उसके एरिया को हमें बढ़ाना होगा। यानी कि यदि हम किसी भी चालक के आवेश में वृद्धि करने की कोशिश करें तो उस चालक के आकार को हमें क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। लेकिन किसी भी चालक का जो आकार है वो एक निश्चित सीमा से ज़्यादा बढ़ाना संभव नहीं होता, सुविधाजनक नहीं होता। हम अब जैसे अपने पास से कोई फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है या कूलर है, उसमें जो भी सेल लगे होते हैं वो कैपेसिटरी होते हैं, संधारित्र होते हैं। तो एक्चुअल में क्या होगा कि उसके सेल के आकार को हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फिर वो असुविधाजनक हो गया। तो यदि हम आवेश को बढ़ाने की कोशिश करें तो उस केस में हमें उस चालक के आकार को बढ़ाना होगा जो कि सुविधाजनक नहीं होगा। अतः ये जो सेकंड केस होता है उस पर कैपेसिटर काम नहीं करता है, संधारित्र काम नहीं करता है। संधारित्र केवल और केवल क्या करेगा? इस पहले केस पे काम करेगा। मतलब कि संधारित्र चालक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, केवल और केवल वो क्या करेगा? विभव में कमी करेगा, जिसके कारण धारिता में
वृद्धि हो जाती है। अब ये विभव में कमी करता कैसे है, क्या उसकी प्रोसेस होती है, उसको अपने समझेंगे, जो कि संधारित्र के सिद्धांत के बारे में होगा। तो अब कंप्लीटली मैं इस कैपेसिटर की, संधारित्र की डेफिनेशन आपको बता दूं कि संधारित्र वह विद्युतीय युक्ति होती है जो किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाने का कार्य करती है। तो उस युक्ति को हम क्या कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। अब बात करते हैं कि संधारित्र काम किस प्रकार से करता है, यानी कि संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा संधारित्र का सिद्धांत क्या होगा। ओके, अपने पास सपोज दैट एक चालक प्लेट है, जैसे ये अपन ने P कोई चालक प्लेट मान ली। इसको हम किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से संयोजित यदि कर दें तो इस चालक प्लेट के चारों ओर धनात्मक आवेश वितरित होगा, और चालक प्लेट है इसीलिए पूरा का पूरा आवेश है वो पूरे पृष्ठ पे फैलने वाला है। तो ये अपने पास फर्स्ट केस हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये अपने पास चालक प्लेट है आवेशित, सपोज दैट इसको हमने Q आवेश दे दिया, प्लस Q आवेश दे दिया। सेकंड केस की यदि अपने बात करें तो इस आवेशित चालक प्लेट के पास हम एक अन्य उदासीन चालक प्लेट रखेंगे, मतलब ऐसे ये अपने पास धनात्मक आवेशित प्लेट है P, इसके पास हमें क्या करना है, हमें इसके पास एक अन्य प्लेट रख देनी है, सपोज दैट वो प्लेट है वो R है। सो ये उदासीन प्लेट है, उदासीन प्लेट के पास धनात्मक आवेश भी होता है, ऋणात्मक आवेश भी होता है, समान मात्रा में होता है। तो इस R प्लेट का जो धनात्मक आवेश होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो इस पॉजिटिव चार्ज से प्रतिकर्षित होगा, यानी कि वो धनात्मक आवेश यहाँ इस प्रकार से अरेंज होगा। इसी प्रकार से इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो इस साइड में इस पॉजिटिव से आकर्षित होगा और इस R प्लेट के इंटरनल पार्ट पे आ जाएगा। ऐसा होते ही जो P प्लेट का पॉजिटिव चार्ज है बाहर वाला, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से हटेगा, ये माइनस की ओर आकर्षित होगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा। मतलब ये जो धनात्मक पॉजिटिव चार्ज है ये नष्ट नहीं हुआ है, इसने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया है। तो अपने पास ये चालक प्लेट थी, इस चालक प्लेट ये P चालक प्लेट है, आवेश इस साइड में भी था, आवेश इस साइड में भी था, लेकिन इस साइड वाला जो भी चार्ज है वो मूव हो चुका है इस साइड में। तो अपने पास दो चालक प्लेट, ये R और ये P के इंटरनल पार्ट पे आवेश आया और R के इंटरनल पे तो नेगेटिव चार्ज है और एक्सटर्नल पे यानी कि बाहर साइड में कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कुल मिलाकर के ऐसी व्यवस्था बन चुकी है। अब इसके ऊपर प्लस Q चार्ज था, तो यहाँ तो माइनस Q चार्ज होगा और यहाँ प्लस Q चार्ज होगा और आवेश का जो परिमाण होगा वो समान होगा। मतलब जितना चार्ज P प्लेट के पास है उतना ही चार्ज R प्लेट के पास होगा। हालांकि उदासीन है, उतना ही तो नेगेटिव चार्ज है और उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। अब अपने क्या करेंगे, ये जो अपने R प्लेट है, R प्लेट के बाहरी सतह को, एक्सटर्नल पार्ट को ग्राउंडेड करेंगे। तीसरे केस की यदि अपने बात करें तो कुछ ऐसा सिस्टम होगा, जैसे अपने पास ये P प्लेट है, इसको हमने प्लस Q आवेश दिया इस प्रकार से, ये अपने पास R प्लेट हो गई, यहाँ पे अपन ने माइनस चार्ज दे रखा था और यहाँ पे अपने प्लस चार्ज है। इस बाहरी भाग को कर दिया हमने ग्राउंडेड, यानी कि भू संपर्कित कर दिया। तो अब क्या होगा, ग्राउंडेड करने पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो निरस्त होगा। कैसे, किसी भी चालक को, आवेशित चालक को ग्राउंडेड करने का बेनिफिट क्या होता है, यदि इस चालक को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ग्राउंड से ले लेगा, और यदि इस चालक के पास कोई भी चार्ज अतिरिक्त है, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो ग्राउंड को दे देगा। यानी कि ग्राउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका जो बाहरी पार्ट है वो हमने ग्राउंडेड किया है, भू संपर्कित किया है। तो बाहरी पार्ट के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन निकल के प्रत्येक पॉजिटिव चार्ज को निरस्त करता जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के पास तब तक पहुंचेंगे जब तक ये कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज है वो नष्ट नहीं हो जाता। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट नष्ट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलना बंद कर देते हैं। क्यों?
क्योंकि फिर केवल नेगेटिव चार्ज बचता है और ये नेगेटिव चार्ज बाहर वाले नेगेटिव चार्ज को निरस्त कर देता है। तो कुल मिलाकर के भू संपर्कित करने पर इस आर प्लेट का जो बाहरी भाग है जहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज व्यवस्थित है वो कंप्लीटली क्या हो गए, नष्ट हो गए, निरस्त हो गए। अब आर प्लेट के इंटरनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज बचेगा और पी प्लेट के इंटरनल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा, जबकि दोनों के लिए चार्ज का जो परिमाण है वो इक्वल रहने वाला है। ऐसी कुछ इसमें व्यवस्था बनेगी। अब एक्चुअल में क्या हो गया कि ये जो आपको पोजीशन नंबर 3 नज़र आ रही है, ये पोजीशन नंबर 3 है वो संधारित्र है। इस कंप्लीट व्यवस्था को हम संधारित्र कहेंगे। मतलब ये हो गया कि संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं, एक प्लेट जिसको हम पहले से चार्ज करते हैं और दूसरी प्लेट जिसको अपने भू संपर्कित करना होता है। तो ये प्लेट है वो तो आवेश को ग्रहण करेगी और ये दूसरी प्लेट है उसको अपने क्या करना है, ग्राउंडेड करना है। अब एक्चुअल में ये जो ग्राउंडेड चालक प्लेट है उसका मुख्य कार्य क्या है, हमने इसको ग्राउंडेड क्यों किया, क्या बेनिफिट हुआ इसका। तो ये जो दूसरी प्लेट हमें आर नज़र आ रही है, इस प्लेट ने इस पहले वाली पी प्लेट का विभव कम कर दिया। क्या कम किया, विभव कम किया। कैसे कम किया, अब जैसे ये पी प्लेट है, मान लो कि इसका विभव 5 वोल्ट है। कितना मान लिया, 5 वोल्ट। तो पी प्लेट का विभव कितना माना था, 5 वोल्ट। अब ये एक निकाय है, निकाय का कुल विभव कितना, 5 वोल्ट। ये कंप्लीट एक निकाय बना, इस निकाय का विभव कितना, पी पॉजिटिव के कारण तो 5 वोल्ट, ये नेगेटिव चार्ज है इसका भी विभव होगा, नेगेटिव के कारण विभव नेगेटिव होता है, आगे पॉजिटिव भी है चार्ज, पॉजिटिव के कारण विभव एक और बन जाएगा, मान लो 2 वोल्ट बन गया। तो इस निकाय में कुल 3 विभव हो गए, एक तो प्लस का 5, एक प्लस का 2 7 और एक माइनस का 3। तो परिणामी कितना बना, परिणामी बन जाएगा अपने पास 4 वोल्ट। तो इस निकाय का परिणामी मान है वो 4 वोल्ट है। यहाँ कितना बनेगा, पी के कारण तो फिक्स था 5 वोल्ट, माइनस के कारण हमने लिया था माइनस का 3। आगे वाला जो पहले पोटेंशियल था, विभव था धनात्मक चार्ज के कारण, वो धनात्मक चार्ज तो गायब हो चुका है। तो यहाँ जो तीसरा विभव बचेगा वो कितना बचेगा, 0 वोल्ट बचेगा। तो कुल मिलाकर के इस निकाय में अब परिणामी विभव कितना आया, प्लस का 5 माइनस का 3। तो परिणामी कितना बन जाएगा, 2 वोल्ट बनेगा। कितना बना, 2 वोल्ट। जहाँ पहले इस पी प्लेट का कुल विभव 5 वोल्ट था, अब इस पी प्लेट के लिए विभव है वो 2 वोल्ट आ चुका है। ध्यान रखना, ये जो विभव ज्ञात कर रहे हैं वो हम पी प्लेट का ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे पी प्लेट है, इस पी प्लेट के आसपास हमने विभव देखा है 4 वोल्ट है, यहाँ पे परिणामी विभव कितना बचा, 2 वोल्ट। तो पहले जहाँ इस निकाय में परिणामी विभव 5 वोल्ट था, अब वही विभव घट के कितना हो चुका है, 2 वोल्ट हो चुका है। यानी कि ये जो विभव में कमी आई है वो किसके द्वारा आई है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण आई है, जिसने -3 वोल्ट विभव प्रदान किया है। तो ये भू संपर्कित की हुई जो उदासीन चालक प्लेट होती है वो पहले वाले चालक प्लेट के विभव में कमी कर देती है। और जैसा कि C बराबर Q/V होता है, Q तो हमने पी प्लेट को दिया था, इसको हमने नियत रखा था, विभव में क्या हो गई जी, कमी हो गई। तो विभव में कमी हो गई तो C में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। तो संधारित्र ने क्या किया, C में वृद्धि कर दी। कैसे, Q को नियत रखा, चेंज नहीं किया, V में कमी कर दी। किस प्रकार, एक और उदासीन भू संपर्कित प्लेट इसके पास रखी तो विभव में कमी हो गई, तो C के मान में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अतः संधारित्र ने आवेश में यानी कि चालक के आकार में बिना किसी परिवर्तन के विभव में कमी कर दी है और विभव में कमी करते ही धारिता के मान में वृद्धि हो चुकी है। ये एक्चुअल में संधारित्र का सिद्धांत है। अब यदि संधारित्र के सिद्धांत को अपने एग्जैक्टली लिखने की बात करें कि संधारित्र का सिद्धांत है वो किस प्रकार से लिखा जाए, संधारित्र के सिद्धांत को लेकर के एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आ सकता है 1 नंबर का और एक आ सकता है 2 नंबर का। जहाँ पे बात आती है कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उस केस में सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या होता है कि संधारित्र की जो कंप्लीट सिद्धांत की जो डेफिनेशन होती है, जो व्याख्या होती है, सिर्फ उतनी सी लिखनी होती है 2-3 लाइन की। लेकिन यदि यही क्वेश्चन 2 नंबर का आ जाए कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है समझाइए, उस केस में आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम अरेंज करके और समझाना पड़ता है। तो अपने बात कर लेते हैं कि सिद्धांत होगा क्या, शॉर्ट एंड स्वीट। जब 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको किस प्रकार से लिखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात, जो संधारित्र की डेफिनेशन होगी वही उसका सिद्धांत की डेफिनेशन होगी। तो जो संधारित्र की डेफिनेशन अपने पास थी वही आप उसके सिद्धांत में लिखोगे। तो सिद्धांत में लिखोगे क्या, संधारित्र कैसे काम करेगा, संधारित्र किसी भी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसके विभव में कमी करके
उसकी धारिता को बढ़ाने का कार्य करता है। यही संधारित्र का सिद्धांत है। सिद्धांत का बेसिक मीन्स ये होगा कि संधारित्र ने किया क्या है। तो संधारित्र ने क्या किया? चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए विभव में कमी करके धारिता को बढ़ाने का कार्य करता है। यही संधारित्र का सिद्धांत होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन और इसके सिद्धांत को अच्छे से याद रखोगे और संधारित्र को भी आप 2 पार्ट में समझोगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से लिखना है। और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको इसकी डेफिनेशन भी देनी है सिद्धांत की, और इस पूरी की पूरी व्याख्या को आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो ये था अपने पास संधारित्र और उसका सिद्धांत। अब ये जो संधारित्र होता है वो कितने प्रकार का होता है? वैसे तो संधारित्र 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट समांतर प्लेट संधारित्र, सेकंड गोलीय संधारित्र और थर्ड बेलनाकार संधारित्र। लेकिन अपने सिलेबस में 2 प्रकार के संधारित्र हैं। पहला है समांतर प्लेट संधारित्र और दूसरा होगा गोलीय संधारित्र। तो इन दोनों ही संधारित्रों को अपने बारी बारी से समझने वाले हैं। और सबसे पहले अपने बात करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की। तो नेक्स्ट अपने पास टॉपिक होगा समांतर प्लेट संधारित्र। कि ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। जैसा कि हमने ये कहा था कि संधारित्र के अंदर 2 प्लेटें होती हैं। वो दोनों प्लेटें क्या क्या काम करती हैं एक बार मैं फिर से आपको बता दूं। जैसे अपने पास ये पहली प्लेट थी P और ये दूसरी प्लेट थी R। P प्लेट का मुख्य कार्य होता है आवेश को ग्रहण करना, क्योंकि हम जो बैटरी संयोजित करते हैं वो P प्लेट के साथ जोड़ते हैं उसका पॉजिटिव टर्मिनल। और दूसरी जो R प्लेट होती है जो कि भू संपर्कित होती है, जिसके इंटरनल पार्ट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो P प्लेट का मुख्य कार्य होता है आवेश को ग्रहण करना, और इस R प्लेट का मुख्य कार्य होता है P प्लेट के विभव में कमी करना। तो P प्लेट की धारिता बढ़ जाती है, यानी कि एक प्रकार से संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो P प्लेट का मुख्य कार्य क्या हुआ? आवेश को धारण करना। और R प्लेट का मुख्य कार्य क्या हुआ? P प्लेट के विभव में कमी करना। तो ये अपने पास एक संधारित्र था। अब ये समांतर प्लेट संधारित्र क्या होगा? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि एक ऐसा संधारित्र होगा जिसमें 2 प्लेटें लगी होंगी और दोनों ही प्लेटें एक दूसरे के क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो इनका आकार भी बराबर होना चाहिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र आप किसे कहते हो? वह संधारित्र जिसमें समान आकार की 2 चालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर व्यवस्थित हों, तो उस व्यवस्था अथवा युक्ति को या युग्म को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब समांतर प्लेट संधारित्र है तो उसकी धारिता कितनी बनेगी? ये कितना आवेश को ग्रहण कर पाएगा? एक्चुअल में आवेश को ग्रहण ये करता है, उसी के अकॉर्डिंग इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा होता है वो ग्राउंडेड है तो वो नष्ट हो जाता है। दोनों का जो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो इक्वल होता है। और यदि मैं इस निकाय की बात करूं तो निकाय का जो परिणामी आवेश आएगा वो 0 होगा। कितना होगा? 0। निकाय का बात किया है मैंने, कैसे? क्योंकि इस निकाय में जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को निरस्त करेंगे, परिणामी आवेश कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो परिणामी जो चार्ज बचेगा निकाय का वो 0 होगा। और यहाँ पे यदि मैं अलग अलग बात करूँ तो यहाँ प्लस आवेश है और यहाँ पे माइनस आवेश है, और दोनों परिमाण में समान है। तो अब आप क्या करोगे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि धारिता ज्ञात करने के लिए जो सिस्टम होता है, क्या प्रोसेस होती है। अब धारिता ज्ञात करने की प्रोसेस ये होती है कि C बराबर Q/V होता है। आपको ये सूत्र काम में लेना है धारिता ज्ञात करने के लिए। अब क्या करोगे? आवेश Q तो नियत रहेगा, संधारित्र क्या करता है? Q को नियत रखता है, विभव में कमी करता है। तो हमें इस विभव का मान है वो ज्ञात करना है। तो इन प्लेटों के लिए आप विभव का मान ज्ञात करोगे। अब विभव का मान कैसे ज्ञात करोगे? प्लेटों का विभव डायरेक्ट अपने पास नहीं होता। तो अपने पास लेसन नंबर 3 जो कि विभव और तीव्रता में एक संबंध था, इक्वेशन था, V बराबर E इंटू R या D कह सकते हो। ये अपने पास एक फॉर्मूला था लेसन नंबर 3 में। विभव और तीव्रता के मध्य संबंध वाले जो क्वेश्चन था उसके अंदर हमने देखा था कि V बराबर E इंटू D होता है। यहाँ पे D है वो दूरी है जिसको आप R, A, B, C, D, X, Y, Z या D कुछ भी कह सकते हो। तो इस सूत्र की सहायता से आप V ज्ञात करोगे। उसके लिए आपको E की ज़रूरत पड़ेगी। प्लेटों के मध्य E हम जानते हैं कितना होगा।
इस ई का मान हमें पता होगा तो वी निकल जाएगा, और वी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो सी निकल जाएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की आधारित अपने पास 5 से 6 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की यही स्टेप यूज में होने वाली है। तो स्टेप को अच्छे से याद रखोगे, बार बार हमें परेशान ना होना पड़े। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्लेटों के बीच ई ज्ञात कर लेंगे। ई ज्ञात होते ही वी बराबर ई इंटू डी से हम वी ज्ञात कर लेंगे, और वी ज्ञात होते ही वी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो किसका मान निकल के आ जाएगा, सी का मान। सिंपल सी स्टेप है आगे के 6 क्वेश्चन के लिए। ई ज्ञात हो गया, वी ज्ञात हो गया, वी की वैल्यू पुट की, सी ज्ञात हो गया। चलिए अब अपने समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर लेते हैं। सो उसके लिए अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से है। सपोज दैट कि ये अपने पास एक प्लेट है एम और ये अपने पास एक प्लेट है एन। एम प्लेट के इंटरनल पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और एन प्लेट के इंटरनल पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ इस एन प्लेट के एक्सटर्नल पार्ट को यानी कि बाह्य भाग को हमने भू संपर्कित कर दिया, तो अपने पास ये जो संधारित्र है वो समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। और दोनों प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज दैट डी है। इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है तो और परिमाण मान लिया Q, नेगेटिव चार्ज है परिमाण मान लिया -Q। इसका निश्चित क्षेत्रफल होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इस प्लस के कारण सपोज दैट इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, और माइनस वाली प्लेट पे पृष्ठीय आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, और इसके बीच में निर्वात है, बाकी कोई मीडियम नहीं भरा हुआ है। अब अपने क्या करेंगे, हमें तो धारिता ज्ञात करनी है। धारिता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ई ज्ञात करना है, यानी कि इन दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें एक्चुअल में देखना होगा। तो तीव्रता आप कैसे ज्ञात करोगे, तीव्रता ज्ञात करने के लिए जैसे अपने पास ये चालक प्लेट एम है, ये प्लेट किस प्रकार की है, चालक प्लेट है। तो भी चालक प्लेट के लिए निश्चित दूरी पे अपने तीव्रता जानते हैं, तीव्रता होती है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट एक प्लेट के कारण। लेकिन यहाँ पे तीव्रता है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि चालक प्लेट की एक विशेषता होती है कि उसको जो भी चार्ज दिया जाता है, आवेश दिया जाता है, वो पूरी प्लेट पे एक समान रूप से फैलता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो भी चार्ज है वो केवल एक निश्चित इंटरनल पार्ट पे ही फैला हुआ है, आंतरिक भाग पे फैला हुआ है। इसका जो बाह्य भाग है या फिर अन्य जो भी भाग है वो बिल्कुल खाली है, वहाँ पे चार्ज नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो चालक प्लेट है वो चालक होते हुए भी कुचालक की भांति व्यवहार कर रही है। क्यों, क्योंकि कुचालक की ये विशेषता होती है कि आवेश एक निश्चित स्थान पे ही बना रहता है, बाकी भाग जो होता है वो आवेश रहित होता है। और ऐसा ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अर्थात ये चालक प्लेट होते हुए भी कुचालक की भांति व्यवहार कर रही है। अतः इसकी तीव्रता जो होती है वो कुचालक वाले काम में आती है, और कुचालक की तीव्रता सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट होती है। तो मतलब इस प्लेट एम के कारण यदि मैं इस पॉइंट पे तीव्रता देखने की कोशिश करूं तो इस पॉइंट पे तीव्रता आएगी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट। इसी प्रकार एन प्लेट के साथ भी ऐसा ही है, ये भी कुचालक की भांति व्यवहार कर रही है, हालांकि ये है चालक प्लेट। तो इसके कारण भी तीव्रता कितनी आएगी, कुचालक वाली आएगी, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट आएगी। तो एक ही बिंदु पे दो तीव्रताएं हो गई। अब परिणामी तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे, तीव्रता एक सदिश राशि होती है जो कि सदिश योग से हमें प्राप्त होगी। तो हमें दोनों तीव्रताओं की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। तो ये चालक प्लेट धनात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण तीव्रता की डायरेक्शन धनात्मक लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये डायरेक्शन आएगी इस प्लेट के कारण तीव्रता की। अब इस प्लेट के कारण तीव्रता की डायरेक्शन क्या आएगी, ये नेगेटिव चार्ज है तो भाई नेगेटिव की ओर तीव्रता होती है, तो भाई इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो दोनों प्लेटों के कारण तीव्रता परिमाण में समान है, समान दिशा में है, तो इस पॉइंट पे परिणामी तीव्रता दोनों के योग से निकल जाएगी। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, तो परिणामी तीव्रता का मान कितना आ जाएगा, परिणामी तीव्रता सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट आ जाएगी। ऐसा मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था, और यहाँ से एक बार फिर से बता दिया कि सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट दो समांतर चालक प्लेटों के मध्य की तीव्रता होती है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद
रखोगे। मतलब दो अपने पास आवेशित चालक प्लेटें हैं, दोनों पे विपरीत प्रकृति का चार्ज है। प्लेटों के मध्य किसी भी बिंदु पे, जरूरी नहीं कि वो इसी पॉइंट पे हो, किसी भी बिंदु पे जो तीव्रता होती है उसका मान हमेशा सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट होता है, ये आप याद रखोगे। अब ई हमें पता है तो हम आसानी से वी ज्ञात कर लें एक ही सूत्र से, वी बराबर ई इंटू डी से। तो चलिए अपने फाइनल रिजल्ट इसका ज्ञात करते हैं। तो अब अपने क्या कह पाएंगे, चित्रानुसार प्लेटों के मध्य परिणामी तीव्रता, और परिणामी तीव्रता का मान हमने ज्ञात किया कितना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नोट, और परिणामी तीव्रता निकल के आ गई सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। इतना मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, v ज्ञात करना है। अतः प्लेटों के मध्य विभव या विभवांतर, अतः प्लेटों के मध्य विभवांतर कैसे ज्ञात हो जाएगा, v बराबर e इंटू डी से ज्ञात कर पाओगे। तो v बराबर e की वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट इंटू क्या आ जाएगा, d आ जाएगा। जहाँ पे सिग्मा क्या है, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, d क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी है, और एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट उस माध्यम की विद्युतशीलता है जो प्लेटों के बीच में भरी गई है। अब प्लेटों के बीच में तो निर्वात था, तो एप्सिलॉन नोट यहाँ पे निर्वात की विद्युतशीलता होगा। v ज्ञात हो गया। अब अपने धारिता आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। अतः धारिता C बराबर क्या बन जाएगा, Q बटा V, अपने पास फॉर्मूला है तो सिंपल अपने V की वैल्यू पुट कर दें तो C बराबर बन जाएगा Q बटे V, V का मान हो गया सिग्मा इंटू में D बटे में एप्सिलॉन नोट है। ओके, सिग्मा की वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका सूत्र क्या होता है, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरित आवेश, यानी कि सिग्मा का जो मान होता है वो होता है Q अपॉन A। यहाँ पे प्लेटों का क्षेत्रफल है, तो C बराबर क्या बन जाएगा, Q एप्सिलॉन नोट, सिग्मा का मान Q बटे में A ऊपर चला गया, D हो गया, Q से Q कैंसिल, C बराबर क्या बचेगा, एप्सिलॉन नोट A बटे में D, समीकरण नंबर 3, जो कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को रिप्रेजेंट करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी बन जाएगी, C बराबर एप्सिलॉन नोट A बटे में D। ये सूत्र आप याद रखोगे। इस फॉर्मूले के आधार पे यदि अपने धारिता की निर्भरता को समझें कि धारिता किन किन कारकों पे निर्भर करती है, तो फॉर्मूले के अनुसार हम कह सकते हैं कि संधारित्र की जो धारिता होती है वो 3 कारकों पे निर्भर कर रही है, A, D और एप्सिलॉन पे। जैसे फर्स्ट A पे यानी कि प्लेटों के क्षेत्रफल पे, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। ओके, सेकंड D पे यानी कि प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी स्मॉल d पे। और तीसरा पॉइंट कौन सा बन जाएगा, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट यहाँ पे क्या है, प्लेटों के मध्य जो भी माध्यम भरा हुआ है उस माध्यम की विद्युतशीलता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि माध्यम पर। तो कुल मिलाकर के ये जो निर्भरता है वो मोस्टली कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो ये मोस्टली 3 कारकों पर निर्भर करेगी, प्लेटों के क्षेत्रफल पे, प्लेटों के मध्य की दूरी पे और प्लेटों के मध्य भरे गए माध्यम के ऊपर। तो आप इस निर्भरता को भी अच्छे से याद रखोगे। तो ये था अपने पास संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत और समांतर प्लेट संधारित्र और उसके बारे में धारिता की गणना। सो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे संधारित्र के आगे के टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।